नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। आज घर का माहौल मातम में बदला हुआ था। धूपबत्ती व अगरबत्ती का धुआं गोल आकार में उड़ता ऊपर की ओर जा रहा था। शायद छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही धूपबत्ती व अगरबत्ती के सफेद गोलाकार धुएं के कण तितर बितर हो जाते थे। चंदन धूपबत्ती की खुशबू विजय के नाक में जा रही थी और उसकी सांस जैसे रुकी जा रही थी। सामने उषा की मृत शरीर के पास मोमबत्ती के साथ एक मोटी सी धूपबत्ती भी जलाकर रखी गई थी, पर विजय चाहकर भी चिर निद्रा में लीन अपनी बीवी के मुख को देख नहीं पा रहा था। नजरें झुकी हुई थी, बस कभी कभी नजर उठाकर धुएं के गोल छल्लों को देख लेता था। बीबी उषा के संग 35 वर्षों का सफर आज यहाँ खत्म हुआ, पर आज कहाँ, वह तो 25 वर्ष पहले उस दिन ही खत्म हो गया था जब विजय ने पहली बार उषा के चरित्र पर लांछन लगाया था। वह दूध वाला घर पर क्यों आता था अपनी बीवी के साथ? गुस्से में अंधा ही तो हो गया था विजय। उषा घबराते हुए बोली थी, कब? मैं तो कल ही आई हूँ अपने मायके से, मुझे क्या पता। विजय गुस्से से बोला, तेरे पीछे दूध वाला आया था अपनी बीवी के साथ यहाँ, उसे यह दिखाने के लिए कि तेरा और उसका कोई अनैतिक संबंध नहीं है। यह बात सुनकर उषा मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी थी। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं और दूध वाले के साथ? छी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? पर विजय कहाँ सुनने को तैयार था। उषा का मुंह जैसे अपमान से लाल पड़ गया। विजय और उषा की अरेंज मैरिज हुई थी। विजय औसत रंग रूप का युवक और उषा एकदम गोरी, लंबी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी, घरेलू और खुशमिजाज युवती थी। पर विजय उसे बहुत प्रेम करने के साथ साथ उसे लेकर बहुत पजेसिव था। कोई भी एक नजर उषा को देख ले तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। रामू दूध वाला जब अपनी बीवी के साथ उसकी नई कोठी पर आया तो उस दिन रविवार का था। उषा को अचानक अपने दोनों बेटे धीरज और रमन के साथ मायके जाना पड़ गया था। साप्ताहिक अवकाश के चलते विजय अपने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की दुकान नहीं गया था और घर पर ही था। बस शक का कीड़ा उसके मन में कुंडली जमा कर बैठ गया और आज उषा को डसने लगा। उषा बोली, दूध वाला गांव से रोज बाइक से शहर आता है तो अपनी बीवी को ले आया होगा, उसको सामान दिलाने या डॉक्टर को दिखाने। कितने ही काम होते हैं गांव वालों को शहर में। पर विजय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उषा के खिलते चेहरे पर जैसे पतझड़ आ गया। आवेश में चेहरा गुस्से से तमतमा आया, पर उसकी माँ की वह सीख की, गुस्से में पति कुछ भी कहे तो उस समय चुप रह जाना। यह अविश्वास का दीमक गृहस्थी की जड़ों को खोखला कर देता है। यह याद करके चुप रह गई। 9 और 11 वर्षीय धीरज और रमन इस सबसे बेखबर थे, पर माँ की सूनी सूनी रोती आंखें, मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मासूम बच्चे उन्हें पढ़ ही नहीं पाते थे। एक आम युवती की तरह उसने बस प्रेमपूर्ण जीवन ही की कामना की थी। जिन लम्हों की तमन्ना उसने ताउम्र की, वह लम्हे मिले तो, पर इतने कम मिले कि उनका मिलना न मिलने के दुख से दोगुना हो उठा। तेज रोने की आवाज से विजय जैसे अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आया। उषा की दोनों छोटी बहनें निधि और गीता भी आ गई थी और लाल साड़ी में लिपटी लेटी उषा को देखकर उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। हाय दीदी, इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई? निधि रोते रोते कह रही थी। छोटी बहन गीता को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने हाथों से उषा को छू छू कर देख रही थी। दीदी उठो, देखो हम आ गए। अब तो उठ जाओ, देखो हम अचानक ही आ गए, वह भी बिना तुम्हारे बुलावे के। तुम हर बार हमें बुलाती थी ना कि आ जाओ दीदी, अब उठ भी जाओ ना, इतनी भी क्या नाराजगी? पर उषा तो इन सबसे दूर जा चुकी थी। बड़ी सी कोठी के ड्राइंग रूम के बीच में उषा शांत लेटी थी। हमेशा की तरह हंसती खेलती, मुस्कुराती, अपने घर को सजाती संवारती उषा अब कभी भी
ना बोलेगी और ना दिखेगी किसी को। विजय ड्राइंग रूम के दरवाजे पर काफी दूरी पर बैठा था। वहां से उसे उषा का चेहरा नहीं दिख रहा था। दोनों बहनें के रुदन से माहौल और भी गमगीन हो गया। पास बैठी परिवार की अन्य औरतें और उषा की सहेलियां भी तेज स्वर में रोने लगी। निधि अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर सुबक रही थी और आंख भरी नजरों से विजय को ही घूर रही थी। एक पल को दोनों की नजरें मिल गई। ओह, इतनी नफरत, घृणा! विजय की नजरें झुक गई। हाँ, मैं हूँ इस लायक। मैंने कब उसे चैन से रहने दिया? उस दूध वाले प्रकरण के बाद कुछ साल सब ठीक रहा। दूध वाले को हटा दिया गया। अब दूध एक बूढ़ा नौकर डेयरी से लाने लगा था। उषा भी धीरे धीरे सब भूल गई, ऐसा लगता था, पर अविश्वास की फांस उसके दिल की गहराइयों तक समा चुकी थी। कुछ साल बाद एक रोज सोमवार को, अरे मेरी बात सुनो तो, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा आ पाना संभव नहीं है। उषा फोन पर किसी से बात कर रही थी। विजय को अंतर आते देखकर उसने झट से फोन रख दिया। इतनी बात को विजय ने सुन ही ली थी और शक का फन उफान पर था। किसका फोन था उषा? मेरी एक सहेली आरती का था। घर पर बुला रही थी मुझे। आपके लिए नाश्ता लगा दूं क्या? पर बात आई गई नहीं हुई। उसी दिन विजय ने चुपचाप कॉल डिटेल निकलवा ली। समीर नाम के किसी शख्स ने 2-3 बार उषा को फोन किया था। मेरी जानकारी के बगैर कोई गैर मर्द मेरी बीवी को फोन कर रहा है और मेरी बीवी मुझसे छुपा रही है। जरूर उसका कोई पुराना आशिक होगा। अब विजय वही सोच रहा था जो वह सोचना चाहता था। अगले दिन, कौन है यह समीर और क्यों उसने तुम्हें फोन किया? कहाँ बुला रहा था मिलने के लिए? सवालों की बौछार सुनते ही उषा हड़बड़ा गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बोलती क्यों नहीं? वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। शादी के 8 वर्षों बाद अब उसके घर में बेटी हुई है। उसके नामकरण में बुला रहा था मुझे। उसकी पत्नी आरती भी मेरी अच्छी दोस्त है, पर कई वर्षों से मेरा मिलना नहीं हुआ। उन दोनों से उषा ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, पर अविश्वास में अंधा होकर विजय यह सब सुनने मानने को तैयार नहीं था। तभी किसी की आवाज आई। अब किसका इंतजार है? मृतदेह को इतने घंटों तक घर में रखना ठीक नहीं है, कोई बोल रहा था। आवाज सुनकर विजय अपने वर्तमान में लौट आया। काश सब कुछ वहीं रुक गया होता। काश उसने अपने दिल के साथ कुछ दिमाग की भी सुन ली होती, मगर ऐसा ना हो सका। वह मन ही मन सोच रहा था। अजीब सा विरोधाभास था। अपने नाम की तरह उषा में धैर्य कूट कूट कर भरा था। विजय के बेमतलब के इल्जामों को सुनकर कुछ दिन तो वह खूब रोती थी, कुछ दिनों तक उदास रहती थी, पर अपने बेटों का मुख देखकर सब कुछ भुला देती थी। रोने की आवाजें अब तेज हो चली हैं। एक एक सरकते पल में जैसे सांसों में धुआं भरता महसूस हो, जैसे नब्ज डूबती ही जा रही हो। हर गुजरता लम्हा उन्हें मिलाने के बजाय दूर करने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों बेटे और निधि गीता के पति और उनके बेटे उषा का पार्थिव शरीर को उठाकर बांस की बनी सेज पर लिटा रहे थे। बांस पर सूखी पुआल भी पड़ी थी। उस पर सफेद चादर बिछा दी गई। उस पर मत लिटाओ मेरी उषा को, उसके कोमल बदन पर खरोच लग जाएंगी। विजय मानो तड़प उठा। विजय आगे बढ़ा पर दोनों बेटों की अंगार बनी आंखों को देखकर पांव जमीन पर चिपक कर रह गए। इसके आगे विजय कुछ कह ही नहीं सका। उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। भाभी दीपिका ने उसे थाम लिया। इन बातों से अब कोई फायदा नहीं है भैया। जब तुम जीते जी उसका मान सम्मान की रक्षा ना कर सके, तो अब मृत देह से मुंह दिखाने से क्या फायदा? चुपचाप किसी कोने में खड़े रहो, नहीं तो अपने दोनों बेटों का गुस्सा तो तुम्हें पता ही है। जीते जी उषा अपने दोनों बेटों से कहकर गई थी कि मैं मरूं तो मेरा तथाकथित पति मेरा अंतिम संस्कार ना करे, करना तो दूर मेरा चेहरा भी ना देखे, मुझे छू भी ना सके, और बेटों ने इसका पूरा मान रखा था।
अतीत के वे पल चलचित्र की भांति विजय की आंखों में तैर उठे। कुछ वर्ष शांति से बीते। विजय का बिजनेस खूब तरक्की कर रहा था। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। धीरज के लिए तो रिश्ते भी आने लगे थे। लंबे आकर्षक दोनों बेटे तो उषा की आंखों के तारे थे। एक बड़ा फ्लैट भी खरीद लिया था गाजियाबाद में। दोनों बेटे वहीं रहते थे साथ साथ। अक्सर विजय और उषा भी एक दो दिन बच्चों के साथ रहकर आते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई और नौकरी के कारण कुछ वर्षों से उषा अकेली पड़ गई थी। विजय अपने बिजनेस में बिजी रहता था और उसके शक्की स्वभाव के कारण उषा कहीं आती जाती नहीं थी, तो घर बैठे बैठे ही साहित्य में उसे रुचि हो आई थी। काफी समय मिला तो कविता, कहानी और लेखन में व्यस्त हो गई। विजय भी देखकर खुश था कि घर बैठे ही वह अपना मन बहलाने लगी है। अरे धीरज बेटा, गांधी मैदान में बुक फेयर लगा है, एक बार मुझे ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों बेटे अपनी माँ की कोई बात नहीं टालते थे। कहने के साथ ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते थे। चाहे ऑनलाइन किताबें मंगानी हो या उषा के 45वें जन्मदिन पर उसका पसंदीदा 50 इंच का प्लाज्मा टीवी घर में लाकर उसे आश्चर्यचकित कर देने का प्लान हो। विजय तो इतने दिन वहां नहीं रह सकता था। वह अपने शहर इंदौर लौट गया। 5 फरवरी का दिन था जब उषा धीरज के साथ गांधी मैदान गई थी। घर के बाहर की दुनिया और वह भी किताबों से लबालब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहां पहुंचकर धीरज को भी कुछ दोस्त मिल गए। वह उषा को उसकी पसंदीदा बुक स्टॉल पर छोड़कर कुछ देर के लिए चला गया। अरे उषा तुम, सामने से उषा की कुछ फेसबुक फ्रेंड चली आ रही थी। उनमें पहली बार मिलने का रोमांच ही अलग था। हाय, तुम तो बहुत ही प्यारी हो उषा, स्मृति बोल पड़ी। वह खुद भी कविताएं लिखती थी। कुछ काव्य संग्रह भी आ गए थे उसके। सिमरन, महिमा, राहुल सब मिलकर बैठी तो सेल्फी का दौर चल पड़ा। हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ कितने ही फोटो खींच गए। खूबसूरत यादें बनाने के लिए पता ही नहीं चला। पास ही 20-22 साल के 2 नवयुवक आनंद और आदित्य भी खड़े थे। मैम, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, बिल्कुल दिल को छू जाती हैं। थैंक्स, तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो, उषा कह उठी। सब ने साथ में खूब सेल्फी ली। फोटो लेने के क्रम में दोनों लड़के और सिमरन उषा के कुछ और करीब हो गए। आदित्य ने उषा के कांधे पर हाथ रख दिया और हंसी खुशी के पल कैमरे में कैद हो गए। अपने मनपसंद लेखकों की हस्ताक्षरित प्रति लेकर उषा बहुत खुश थी और दोनों बेटे उसे खुश देखकर खुश थे। रात में खूब चाव से उषा ने बच्चों के पसंद का खाना बनाया। अगले दिन सुबह इंदौर जाने के लिए उषा का ट्रेन में रिजर्वेशन करा दिया था बेटों ने। अगले सफर करने के अवसर पर कम ही आए थे उषा के जीवन में, पर वह रोमांचित थी। बेटों ने भी उसका हौसला बढ़ाया। मम्मी, आप अब अकेले आना जाना शुरू करो। देखो, सब महिलाएं अकेली कहां कहां हो आती हैं और गाजियाबाद के लिए तो बहुत सी सीधी ट्रेनें हैं। अगले दिन इंदौर अपने घर पहुंचकर रात में उषा शौक से विजय को अपने फोटो दिखाने लगी। यह देखो मेरा फोटो कवि विनय के साथ, और यह मेरी फेसबुक फ्रेंड है, और यह तुम्हारे कांधे पर किसने हाथ रखा है? विजय ने पूछा। उषा ने झट से फोटो आगे बढ़ा दी और उसे दूसरी फोटो दिखाने लगी। विजय ने उसके हाथों से मोबाइल छीन लिया और फोटो स्लाइड करके पूछने लगा, यह लड़का कौन है और इसका हाथ कैसे आ गया तुम्हारे बदन पर? अविश्वास का फन न केवल सिर उठा चुका था बल्कि जहरीली फुफकार भी मार रहा था। जिस बात से उषा बचना चाह रही थी आखिर में वही हुआ। तुम्हें वहां बुक फेयर देखने भेजा था मैंने और तुम जाकर अपने यार के साथ अयाशी करने लगी। पर वह तो मेरे बेटे की उम्र का है और हम तो पहली बार ही मिले थे। पर विजय को सुनने को तैयार नहीं था।
40-42 की उम्र की हो गई, तुम्हारी और अकल का नाम ही चीज नहीं है। बूढ़ी हो गई हो पर शौक जवानों के हैं। ओ, उसके कानों में जैसा पिघलता शीशा उड़ेल दिया गया हो। उषा रो कर रह गई थी। रात भर जागती रही थी, दिन में मुंह छिपाए पड़ी रहती थी। किस बात की सजा भुगत रही थी वह? एक औरत होने की, स्त्री देह पैदा होकर लेने की। स्त्री देह उसकी है पर मालिक है उसका पति विजय। वह जब चाहे कठपुतली की तरह उसे नचाए। फिर उषा ने अपना फोन ही ऑफ करके रख दिया। कुछ दिन बेटों से बात नहीं हुई तो तीसरे ही दिन बेटे घर आ पहुंचे। उषा की सूजी आंखें और उतरे चेहरे ने सब कहानी बयां कर दी। विजय अब भी अपने दम में बोले जा रहा था, चरित्रहीन है, उल्टा है तुम्हारी माँ। चुप रहिए, धीरज चीख उठा। आपके शक ने आपको अंधा कर दिया है, पर मेरी माँ को आप एक भी अपशब्द नहीं कहेंगे। मुझे मम्मी की सहेली गायत्री आंटी ने सब बता दिया है। आपके शक का कोई इलाज नहीं है। इतनी समर्पित और प्रेम करने वाली पत्नी को आपने जिंदा लाश बनाकर रख दिया है, और आप क्या जानो एक औरत की सिंदूर की कीमत। जवान बेटे का क्रोध देखकर विजय ठंडा पड़ गया। उधर उषा अपने दोनों जवान बेटों के सामने पति के मुंह से ऐसे लाछन सुनकर मानो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। मैं क्यों न समा जाऊं धरती की गोद में, कब तक मैं देती रहूंगी अग्नि परीक्षा। अब कोई अग्नि परीक्षा नहीं, वह तड़प कर बोल पड़ी। एक दिन धीरज रमन, मेरे बच्चों, अब मैं सफाई देते देते थक गई हूँ। मैं मर जाऊं तो पति का नाम के इस इंसान को मेरी मृत देह को छूने मत देना और चेहरा भी मत देखने देना। हो सके तो इतना करके मेरे दूध का कर्ज चुका देना। उस दिन से उषा ने विजय को पति के सिंहासन से उतारकर जमीन पर ला पटका। समय बीतता गया, करवा चौथ आदि सब त्याग दिया उषा ने। 2 वर्षों के अंतराल पर दोनों बेटों का धूमधाम से विवाह कर दिया। सभी पारिवारिक और सामाजिक दायित्व बखूबी निभाए थे उषा ने, पर मन में चरित्रहीनता की जो फांस चुभी थी वह अब तीर बन गई थी। एक रात वह सोई, फिर कभी न जागने के लिए। कितनी बातें थी जिन्हें साझा करने की जरूरत थी, कितने खुले घावों को सिला जाना था, कितने खरोंचों पर मोहब्बत के मरहम रखे जाने थे, पर घड़ी की टिक टिक ने नए घाव दिए। कितना हंसना था, कितना रोना था, पर बेरहम वक्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी। पलक झपकी और पल गायब हो गई। वहां उपस्थित लोगों के रुदन से विजय अपने वर्तमान में लौट आया। हाय, क्या मैं अंतिम समय में अपनी जीवन साथी का चेहरा भी नहीं देख सकूंगा। उषा का चिर निद्रा में लीन चेहरा शांत था, जैसे तमाम जिल्लत और रुसवाई से मुक्ति पा गई हो। उषा की बहनें, सखियां और दोनों जेठानी तेज स्वर में रो रही थी। धीरज अपने हाथों में मिट्टी का घड़ा लेकर जा रहा था। रमन और परिवार के कुछ अन्य पुरुष अर्थी को कंधा देकर ले जा रहे थे। जिस अर्धांगनी को वह हमेशा पर पुरुष के नाम के साथ जोड़कर उसका चरित्र हरण करता रहा, उसे ही आज गैर पुरुष कंधा दे रहे थे। पर विजय के लिए ही वर्जित था उषा को छूना तक भी। अविश्वास, शक का फुफकारता नाग विजय के मन में आज निर्जीव सा पड़ा है, और जीते जी इसी लाश को ढोते रहना है उसे अब पूरी उम्र भर। और अब वह पछता रहा है कि काश उसके साथ अच्छे से जिंदगी जी लिया होता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।